नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दरभंगा से, जहां जीतन सहनी हत्याकांड में बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। डीआईजी बाबूराम ने हत्याकांड पर कहा है कि पुलिस अब अंतिम कड़ी जोड़ने में जुटी है, लेकिन अब तक जो बात सामने आई उससे लाल अलमारी का राज खुल गया है। डीआईजी ने बताया कि जीतन सहनी लाल अलमारी में पैसे का लेखा जोखा रखते थे और उसी अलमारी में गारंटी के कागजात रखे जाते थे। पुलिस घर के बगल में पानी से भरे गड्ढे में पानी निकालकर हथियार की तलाश कर रही है। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस ने मौके से 2 बाइक भी जब्त कर ली है जो हत्यारों के बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घटनास्थल का डीआईजी ने खुद जायजा लिया है। अब बस अंतिम कड़ी को जोड़ने की कवायद की जा रही है और उस अंतिम कड़ी को जोड़ने के बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जब्त हुई बाइक आप देख पा रहे होंगे और इसके अलावा वो लाल बक्सा जो आपको घेरे में नजर आ रहा होगा, वो लाल बक्सा हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बक्से का राज अब खुल गया है। जो इस वक्त राज बना हुआ था, उस बक्से का राज खुल गया है, जिसमें बहुत सारे कागजात मिले हैं जो पैसों के लेन देन से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ वो बाइक भी हमने आपको दिखाई, वो तस्वीर भी आपको दिखाई बाइक की, जो बाइक रखी गई थी मुकेश सहनी के पिता की तरफ से पैसों के लेन देन के बदले सिक्योरिटी के तौर पर। अब इस पूरे मामले को जोड़ा जा रहा है, इसके खुलासे की ओर आगे बढ़ा जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कस्टडी में लिया गया है। सीसीटीवी में दिखाई दिया था कि लोग घर में प्रवेश किया देर रात में, तो उन्होंने कुछ जानकारियां दी हैं। इन जानकारियों के आधार पर आगे की कार्रवाई, आगे के जो तार हैं वो जोड़े जा रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों ने उन्होंने बताया था कि हथियार यहीं फेंका है, उसको ढूंढवा रहे थे, पानी खाली कराया तालाब का, तो भी वहाँ तलाश चल रही है। हालांकि यहाँ चांसेस कम दिख रहे हैं मिलने के। और भी बहुत सारे बिंदु हैं, सीसीटीवी देखा जा रहा है, मोबाइल के डिटेल हैं, उनको आपस में जोड़ के देखा जा रहा है। कई बिंदुओं पे काम चल रहा है। सीसीटीवी में सर कितने लोग थे? सीसीटीवी में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग हैं। लास्ट के 10:30 से 11 के बीच में 4 लोग हैं, उससे पहले भी कुछ लोग आए हैं। तो सबके रोल को वेरीफाई किया जा रहा है। काफ़ी सफलता के नज़दीक हैं। काफ़ी हद तक कार्रवाई, अनुसंधान की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश ने बहुत अहम बैठक बुलाई है। 19 जुलाई को शाम 4 बजे ये बैठक होगी। बैठक में डीजीपी, एडीजी मुख्यालय मौजूद रहेंगे। सभी प्रमंडल के आईजी और डीआईजी भी मौजूद रहेंगे और सभी जिलों के डीएम, एसपी की भी मौजूदगी अनिवार्य बताई जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी अधिकारी जुड़ेंगे। सीएम नीतीश लंबे अरसों के बाद इस बैठक को संपन्न करने जा रहे हैं। विपक्ष की सियासत के बीच सरकार की ये बहुत बड़ी पहल। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए। संजय, क्या कुछ जानकारी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर हो रही सियासत के बीच। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अपोजिशन सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो वैसे में सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो गंभीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद गंभीर है और इसी के मद्देनजर अगले 19 जुलाई को शाम 4 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाई है। और एक बार फिर से लंबे अरसे के बाद 2023 में यह बैठक हुई थी और उसके बाद 2024 में ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम अधिकारी जो है जिले से लेकर प्रमंडल तक, चाहे डीएम हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, इसके अलावा आईजी हो, डीआईजी हो, खुद डीजीपी हो, एडीजी मुख्यालय हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, एडीजी सीआईडी हो, तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठेंगे। और इसमें हाल में जो अपराध नियंत्रण और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो जिले के स्तर पर कदम उठाए गए हैं उसकी समीक्षा होगी। किस जिले में अपराध बढ़ा है, किस जिले में अपराध कम हुए हैं। और मुख्यमंत्री अपने तरफ से भी इसमें महत्वपूर्ण टास्क देंगे अधिकारियों को, क्योंकि पहले भी जब बैठक हुई है मुख्यमंत्री के स्तर पर कई तरह के टास्क दिए गए हैं और उनका कार्यान्वयन जो है उसको प्रमुखता से करने को कहा जाता है। तो देखना होगा इस बार जो ये बैठक हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षात्मक बैठक, इसमें मुख्यमंत्री की तरफ से क्या टास्क दिए जा रहे हैं और किस तरह की उपलब्धियां रही, सारी चीजों की समीक्षा की जाएगी। जी वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे बैठक के दौरान क्या क्या निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से अधिकारियों को दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार प्रहार किया है।
मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद इंडिया ब्लॉक की ओर से 20 जुलाई को सभी जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में हाल के दिनों में बढ़ी आपराधिक वारदातों को लेकर सियासत तेज हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या ने विरोधियों को सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का एक और मौका दे दिया है। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के लिए विपक्ष लगातार सरकार पर हमले करता है। खुद तेजस्वी यादव ट्वीट कर बिहार सरकार को घेरते हैं। समूचा विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि बिहार में कहां है शासन और प्रशासन। बुधवार को पटना में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में पार्टी दफ्तर में बैठक की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष ने सरकार की कड़ी निंदा की। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ 20 जुलाई को विपक्ष बिहार के सभी जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकालेगा और विधानसभा के शुरू होने वाले सत्र में भी अपराध को मुद्दा बनाएगा। और जब 2005 में हम लोगों ने राज्य सौंपा तो 1 लाख में केवल 122 अपराध होते थे। क्या कर लीजिए 42 से 22 हम लोगों ने घटाया और आज 1 लाख में 250 से अधिक अपराध हो रहे हैं। 2005 का ही हमारा राज वापस कर दो। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो सत्ता पक्ष की ओर से विरोधियों को करारा जवाब भी दिया जा रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि वारदात के 14 घंटे बाद तेजस्वी यादव की नींद टूटी, जबकि मुकेश सहनी से देश के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने फौरन फोन पर बात की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एसआईटी की टीम तमाम एंगल से जांच कर रही है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलकर रहेगा। सहित विभिन्न राजनीतिक दल के लोग तुरंत संवेदना व्यक्त करके संपर्क कर रहे थे, लेकिन आप 14 घंटे के बाद आपको नींद जगा, यह तो निश्चित रूप से यह बताता है कि आप राजनीतिक सामंत हैं। अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को विपक्ष मुद्दा बनाता है तो सरकार में शामिल लोग पहले के जंगल राज की याद दिलाकर सियासी वार पर पलटवार करते रहते हैं। ऐसे में सवाल यही कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बवाल आखिर कब तक मचता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी पटना से बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राजधानी को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश को पटना पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पटना पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक मकान से बुलेट प्रूफ जैकेट, 35 जिंदा कारतूस, आर्मी की वर्दी को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बम बनाने का सामान भी जब्त कर लिया है। कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त कर लिए गए हैं। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश नाकाम। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिला बम का सामान, 35 जिंदा कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। पटना के कुर्जी का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। जब पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ 35 जिंदा कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट को भी बरामद कर लिया गया है। यहां तक कि कुर्जी का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। और भी बड़ी बात ये कि किसी मिथिलेश नाम के व्यक्ति को ये सामान दिए जाने थे। हमको जानकारी नहीं था, जानकारी रहता था ऐसे होने देते, मार के भगा नहीं देते। जानकारी जब मिली तो आप लोग चौंक गए होंगे। अंजाम वो ऐसा आदमी था कि किसी से बातें नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था, बात भी नहीं करता था, किसी से नहीं। सोच कर बहुत ज्यादा ये लग रहा है, समझ गए ना। मान लीजिए कि रोज व्यक्ति को आप देख रहे हैं, मतलब इतना सीट है कि कोई कह नहीं, किसी से बात विचार भी नहीं किया। अचानक इतना बड़ा कान उसके मन में अंदर जो साजिश चल रहा था, मतलब
क्या हम बताएं, हम तो पूरा शौक हो गए। फिर सवाल है कि कौन कर रहा था पटना को दहलाने की साजिश? पटना में आतंकी मॉड्यूल के कितने गुर्गे एक्टिव? क्या स्लीपर जोन बनती जा रही है राजधानी पटना? क्या आतंक का सॉफ्ट टारगेट बन रहा है बिहार? यह सवाल इसलिए क्योंकि सबने देखा है कि 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली में पीएम के सामने आतंकी हमला हुआ था। तब 6 लोगों की जान गई थी। सबने देखा है कि 14 जुलाई 2022 को पीएफआई का आतंकी पकड़ा गया था, जिनका उद्देश्य 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाने का था। सबने देखा है कि कैसे ज्ञान की भूमि को आतंक की भूमि बनाने की नापाक कोशिश की जा रही थी। एक बार फिर आतंक के सामान का मिलना कुछ ऐसे ही इशारे कर रहा है। समय रहते हुई इस छापेमारी ने आतंक के मंसूबे पर पानी तो जरूर फेर दिया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और आज मुहर्रम है। आज के दिन हजरत इमाम हुसैन को मानने वाले खुद को तकलीफ देकर मातम मनाते हैं, लेकिन इस दौरान जुलूस के दौरान विवादित फिलिस्तीनी झंडा भी लहराया गया। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा 1-2 जगह नहीं बल्कि जगह जगह पर हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं हुड़दंग, कहीं पत्थरबाजी, कहीं लूट की कोशिश तो कहीं कार सवार पर हमला। ये बिहार है जहां धार्मिक जुलूस के नाम पर गुंडागर्दी की बहार है। पब्लिक परेशान है, कानून व्यवस्था पर अनगिनत सवाल है। पटना के राजा बाजार मदरसा गली में उपद्रवियों ने दुकानदार को पीटा। इतना ही नहीं, दुकान लूटने की कोशिश भी की और दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा भी। मुहर्रम में निकाला है तो जबरदस्ती मारा है लाठी से। क्या पहले से कुछ पर्सनली दुश्मनी क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। मतलब इतना गंदा तौर पर हमको तो ऐसा लगता है कि पहले से कुछ न कुछ ऐसा दुश्मनी होगा जिससे 4-5 लोगों ने आपकी दुकान। नहीं, पहले से कोई दुश्मनी नहीं है। बस ये है कि कुछ लोग बदमाश होते हैं। वो आया है, एक बार मान लो गलती से लग गया, फिर जबरदस्ती आगे गया है, फिर आके इधर मारा है। लगा हम आए थे, हम हाथ दे रहे थे रोकने के लिए, पेट पे भी मार दिया है, चोट लग गया है, हाथ में भी चोट लगा है। इंजर्ड नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चोट लगा है। तो वहाँ पे घटना केवल ये है कि उसके पहले जो भी प्रैक्टिस के दौरान वो लोग अखाड़ा खेलते हैं, उस दौरान एक बाहर में एक फ्रिज रखा हुआ था। तो फ्रिज का जो कांच है वो टूटने की बात प्रकाश में आई है। उस कांच को टूटने के कारण जो है, जो भी थोड़ी बहुत वहाँ पे कहा सुनी हुई है, तो यही बात है। बाकी ना कोई लूटपाट हुई है और ना ही कोई जख्मी या कुछ हुआ। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के सिपाहापुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने को लेकर भारी विवाद हुआ। पुलिस की पिटाई की गई, पुलिस पर रोड़ेबाजी तक कर डाली। पुलिस का कसूर बस इतना था कि उन्होंने हुड़दंगियों से जुलूस के दौरान डीजे नहीं बांधने को कहा था। मोतिहारी और गोपालगंज में तो मुहर्रम के दौरान हुड़दंगियों ने फिलिस्तीन के झंडे तक लहरा दिए। सवाल बेहद साफ है कि धार्मिक त्योहार के नाम पर बिहार में ऐसा उन्माद क्यों फैलाया जा रहा? क्यों संविधान पर चोट की जा रही? क्यों राष्ट्रीयता पर प्रहार किया जा रहा? क्यों मुस्लिम त्योहारों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे? क्यों बनाया जा रहा दुकानदारों, पुलिस और पब्लिक को निशाना? क्यों? त्योहार सद्भावना के लिए होते हैं, ना कि शत्रुता के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पुलिस के लाख दावों के बावजूद बिहार में शहर दर शहर हंगामा और हुड़दंग हुआ, जिस पर सियासत काफी तेज है। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस के दावे और शांति समिति की बैठकों का आखिर क्या हुआ? ये तस्वीरें मुहर्रम के दौरान हुड़दंग की हैं। तमाम अलर्ट और तैयारियों के बीच वो सब कुछ हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। जिला दर जिला, शहर दर शहर हुड़दंगियों की हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। लिहाजा इस गुंडागर्दी पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। गर्वी लोग जो होते हैं वो माहौल को खराब करने का, राज्य के जो शांति का माहौल है उसको खराब करने का प्रयास करते हैं। उपद्रव करने वाले चिन्हित किए जा रहे हैं और उन पर नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हो रही है कि कल पटना राजा बाजार में मुहर्रम के तजिया के दौरान
कुछ असामाजिक तत्व वहाँ की शांति भंग करने की कोशिश की, वहाँ डिस्टर्बेंस पैदा किए। ये इसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरा का फुटेज होगा, इसको वो देखें और तुरंत कार्रवाई करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो मुहर्रम के दौरान हुई घटनाओं को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोल दिया। कह दिया कि वोट बैंक के चलते ऐसी घटनाओं पर लालू प्रसाद और कांग्रेस की जुबान नहीं खुलेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमानों के अंदर लालू यादव कांग्रेस ने जो समर्थन किया है, जुबान नहीं खुल रही है। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस और उसकी तैयारी पर है। सवाल है कि मुहर्रम को लेकर क्या थी पुलिस की तैयारी? अलर्ट के बावजूद जगह जगह क्यों हो रहा बवाल? शांति समिति की बैठक का क्या फायदा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफी एक्टिव मोड में हैं। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बहुत सारे कार्यों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। सीएम ने आज पटना मेट्रो और बिहार संग्रहालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी मौके पर मौजूद रहे। पटना मेट्रो के पहले फेज के निर्माण कार्य अगले साल चुनाव से पहले तक पूरा करने का दावा किया जा रहा है। पटना मेट्रो और बिहार म्यूजियम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगले साल के आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सीएम ने अभी से ही कार्यों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना म्यूजियम के साथ ही पटना मेट्रो के टनल निर्माण का जायजा लिया। सीएम के साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पटना संग्रहालय से सीधे पटना मेट्रो परियोजना के कामों का निरीक्षण करने गए और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि कब तक पटना मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय सीमा के अंदर सभी कामों को कर लिया जाए। यहाँ साफ तौर पर आप जो तस्वीर है वो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मेट्रो तेज गति से और उस पर काम होगा और बिहार के लोगों को नई सौगात मिलेगी। 4 जुलाई को बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने भी पटना मेट्रो के चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया था और किसी भी हाल में अगले साल तक पटना मेट्रो के पहले फेज पर मेट्रो सेवा शुरू करने का दावा किया था। कंकड़बाग के मलाही पकड़ी से लेकर न्यू आईएसबीटी तक बन रहे पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर को अगले साल मई तक पूरा करने का टास्क दिया गया है। इसके लिए अधिकारियों से भी रिपोर्ट की मांग की गई है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को जानिए। परियोजना को फरवरी 2019 में केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को आधारशिला रखी। 2 लाइन और 26 स्टेशनों वाला होगा पटना मेट्रो। लाइन 1 दानापुर छावनी से खीमनी चक के बीच है। पहले रूट पर 8 एलिवेटेड स्टेशन, 6 स्टेशन भूमिगत। लाइन 2 पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से न्यू आईएसबीटी तक। दूसरे रूट पर 5 एलिवेटेड भूमिगत 7 स्टेशन होंगे। अनुमानित लागत करीब 13,366 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। चुनाव से पहले कोई भी काम अधूरा न रह जाए, इसे लेकर सीएम बेहद सख्त हैं। अब पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे। उम्मीद है कि अगले साल तक पटना वासी मेट्रो का सफर कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिर विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही, अब वो खत्म हो गई। ईडी कल सुबह से दोनों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर रेड कर रही थी। 32 घंटे तक चली रेड में ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले। ईडी ने 1 किलो से अधिक सोने के जेवरात जब्त कर लिए। 15 से अधिक बड़े ब्रांड की घड़ियों को जब्त किया। जब्त घड़ी की कीमत करीब 40 लाख के करीब बताई जा रही है। ईडी ने खुलासा किया है कि आईएएस संजीव हंस ने अपने पिता के नाम पर कई प्रॉपर्टी बना रखी है। अमृतसर में भी आईएएस का एक मकान है। आईएएस संजीव हंस ने हाल के दिनों में कई विदेशी यात्राएं भी की। गोवा में भी आईएएस की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पूर्व विधायक के बैंक खाते में 4 करोड़ रुपए कैश जमा हुए मिले हैं।
और ईडी की टीम ने बताया है कि जब वो आईएएस संजीव हंस के आवास पर छापेमारी करने गई तो संजीव हंस ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। ईडी की टीम ने दरवाजा तोड़कर छापेमारी अभियान की शुरुआत की है। तो 1 किलो से भी ज्यादा की जेवरात जब्त किए गए हैं और इसी के साथ 40 लाख रुपए की घड़ियों को जब्त किया गया है। कई ब्रांडेड घड़ी उनके पास थी, साथ ही साथ कई अहम दस्तावेज प्रॉपर्टी से संबंधित भी पाए गए। उनकी प्रॉपर्टीज गोवा, अमृतसर, अलग अलग शहरों में बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि पहले भी विवादों में रह चुके हैं, पहले भी इनके ऊपर शिकंजा कसा गया है और आईएएस संजीव हंस पर भी अब ईडी की दबिश देखने को मिली। ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव हैं और इन्हीं के घर पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी टीम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।